और वो फ्लैगेलेटेड प्रोटोजोन्स जो था वो समाप्त हो गया। अभी जो वर्तमान में हम लोग शुरू करते हैं वो है अमीबॉइडल प्रोटोजोन्स, मतलब अमीबा जैसा प्रोटोजोन्स। इसको हम लोग फाइलम सार्कोडीना कहते हैं। अमीबॉइडल जो प्रोटोजोन्स होता है उसका जो सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके आधार पर इसका नाम दिया गया वो इसका है लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स। इसमें जो लोकोमोटरी ऑर्गेन्स होते हैं वो आपका स्यूडोपोडिया होता है, फॉल्स फीट होता है। इसका जनरल कैरेक्टर का अगर बात करें तो हैबिटेट इसका फ्रेश वाटर होता है, इवन सी वाटर में भी हो सकता है, और तो ये मॉइस्ट सॉइल में भी पाया जाता है। इसमें आपका जो लोकोमोटिव स्ट्रक्चर है जिसके नाम पर इसको अलग किया गया फाइलम में, वो आपका स्यूडोपोडिया का निर्माण होता कैसे है। तो रियली में स्यूडोपोडिया जो है उसके निर्माण को आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप यहाँ पर ये देख लो कि कहते किसको स्यूडोपोडिया है। एक प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होता है जो कुछ सेल जो होते हैं या कुछ जो प्रोटोजोन्स होते हैं उनके शरीर, उनके जो आपका सेल मेम्ब्रेन होता है, एक्सटर्नल सरफेस होता है, उसमें से कुछ प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन निकलते हैं और वो प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन उनको भोजन को लेने में और तो और उनके लोकोमोशन में मदद करते, इसलिए उन्हें हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। स्यूडोपोडिया कहने का कारण क्या है? स्यूडोपोडिया इसलिए कह रहे हैं, झूठा या गलत पैर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये रियली में पैर है नहीं या हाथ है नहीं, ये जो है ना सेल का उभार होता है, प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होता है जो कि आपका फीडिंग में मदद करता और तो और लोकोमोशन में मदद करता है, मतलब कि फीट जैसा काम करता है। ये आपके कुछ सेल्स में भी पाए जाते हैं, जैसे आपके जो WBC से है उसमें पाया जाता है। ढेर सारे WBC हैं जिनमें आपका जो है ना वो अमीबॉइडल मूवमेंट होता है, स्यूडोपोडियम मूवमेंट होता है, प्लस कुछ आपका प्रोटोजोन्स में होता है। ये आपका इसका जो अगला कैरेक्टर है जनरल कैरेक्टर्स में सार्कोडीना का, मतलब अमीबॉइड प्रोटोजोन्स का, वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इसमें एक होता है, न्यूट्रिशन इसमें होलोजोइक होता है, और शेप इसका इरेगुलर होता है या वेरिएबल होता है, मतलब कह सकते हैं कि इनडिफिनिट होता है। रिप्रोडक्शन जो ये करता है वो एसेक्सुअल तरीके से मुक्ता करता है, और कुछ जो आपके होते हैं उसमें आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, लेकिन अधिकांश जो होते हैं सार्कोडीना के रिप्रेजेंटेटिव उनमें रिप्रोडक्शन जो होता है मुख्यतः एसेक्सुअल टाइप से होता है। इसका उदाहरण कुछ एक ले लेते हैं। अमीबा। अमीबा मुख्यतः फ्रेश वाटर में पाया जाता है, मुख्य रूप से इसका जो है ना आवासीय क्षेत्र क्या है, फ्रेश वाटर है, हैबिटेट। फिर एंटमीबा। एंटमीबा जो है ना वो आपके बॉडी के अंदर पैरासाइट के रूप में पाया जाता है। हेलियोजोन्स जैसे एक्टिनोफ्रिस है, रेडियोलेरियंस है जैसे ऑलोकैंथा या फोरामिनिफेरंस आ जाएगा, में एल्फिडियम है और ग्लोबिजेनिया है। तो ये सब जो है ना कुछ एक आपका उदाहरण है। इसके अलावा भी ढेर सारे आपके ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ना मुख्यतः हम इन ऑर्गेनिज्म को देखेंगे जो आपके पास इसमें शामिल हैं। अब एक जो हमको कुछ सिलेबस के अनुसार जो पढ़ना है उन उदाहरणों को कुछ को लेते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख जो है पढ़ना वो अमीबा है। अमीबा यहाँ पर इतना डिटेल से तो नहीं जानना था, लेकिन हम क्या कि अमीबा के बारे में जो भी क्वेश्चन कहीं से भी आएगा वो आराम से हो जाए, इसलिए अमीबा को यहाँ पर डिटेल से देख लेते हैं एक जगह पर। अमीबा जो है उसका जो सबसे प्रमुख स्पीशीज है वो है अमीबा प्रोटियस। प्रोटियस जो शब्द है वो ग्रीक शब्द से आया है। ग्रीक माइथोलॉजी में समुद्र का एक भगवान माने जाते हैं जो काफी ताकतवर होते हैं और परिस्थिति या समय के अनुसार अपने
शेप को, आकार को या आकृति को बदल सकते हैं, आकृति को बदल सकते हैं, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम अमीबा प्रोटियस पड़ा, मतलब अपने शेप को बदलने वाला या बदलने में सक्षम जीव। कौन? अमीबा का। इसे सबसे पहले रुसेल वॉन रोजेनहॉफ ने खोजा था, लेकिन इसकी जो पूरी तरह से वर्णन का बात अगर आता है तो लिडी के द्वारा किया गया था। इसका हैबिटेट जो होता है, हैबिट एंड हैबिटेट, उसमें देखते थोड़ा। अमीबा प्रोटियस जो होता है वो माइन्यूट होता है, फ्री लिविंग होता है, फ्रेश वाटर प्रोटोजोअन्स है, और समानतः ये जो है ना, वो जो वाटर बॉडी होता है, एक्वेटिक वाटर बॉडी, जैसे पॉन्ड, रिवर, लेक, बीचे, उसके बॉटम में पाया जाता है या मड सरफेस पे पाया जाता है। मतलब जहां पर पानी मिट्टी के साथ मिलता है निचली सतह पर, उस क्षेत्र में ये जो है ना ज्यादा पाया जाता है। अमीबा प्रोटियस का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा उस क्षेत्र में होता है। प्लस वैसे जो है ना आपके वाटर बॉडी में या एक्वेटिक बॉडी में इसकी संख्या और अधिक होती है, जहां पर डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स या वेजिटेशंस ज्यादा होते हैं। अगला है साइज। साइज इसका जो है 0.2526 मिलीमीटर होता है, अर्थात रियली में ये माइक्रोस्कोपिक से बड़ा है, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में अगर काम करें, हम प्रैक्टिकली अगर इसको देखना चाहें तो ये आपका माइक्रोस्कोपिक है, बिना माइक्रोस्कोप का नजर नहीं आता है। स्ट्रक्चर इसका अगर देखें तो स्ट्रक्चर में जो है ना निम्नलिखित रचनाएं इसमें नजर आती है। थोड़ा पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं तो इसको जो है ना हम फिर पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर जो इसका है वो आपका देखिए, कुछ है इसमें रचनाएं नजर आ रही हैं, आपको कुछ पता लग रहा होगा। इसमें अमीबा जो है, अमीबा प्रोटियस नाम क्यों पड़ा इसका? प्रोटियस नाम देने का कारण ये था कि इसका ये जो शेप है वो हमेशा बदलता रहता है, ये अपने अनुसार हमेशा उसमें चेंज लाते रहता है। सबसे पहले तो इसमें जो है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे आप कुछ डार्क देख रहे होंगे लेयर जैसा, ये आपका साइटोप्लाज्म का लेयर है। साइटोप्लाज्म जो इसमें होता है डिफरेंशिएटेड होता है इक्टोप्लाज्म के रूप में और इंडोप्लाज्म के रूप में। इक्टोप्लाज्म जो होता है वो डार्क होता है, वो काफी ज्यादा जो है ना जेली होता है, मतलब कि कंसंट्रेटेड होता है, जबकि इंडोप्लाज्म जो होता है वो आपका सॉल्व के रूप में रहता है, मतलब सॉल्यूशन के रूप में होता है, मतलब इसका कंसंट्रेशन कुछ कम होता है। इसलिए यहाँ पर इक्टोप्लाज्म जो हम लोग देखे हैं डार्क से देख रहे हैं, डार्क लेयर के रूप में। अब यहाँ पर और कुछ एक रचनाओं को आप देख रहे होंगे, स्यूडोपोडिया। ये स्यूडोपोडिया क्या है? तो देखिए यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म जो है ना वो उसमें उभार हुआ है, उभार निकला हुआ कुछ क्षेत्र है प्रोटोप्लाज्म का, इसी को स्यूडोपोडिया बोल रहे हैं। इसमें क्या क्या है भाई? तो इसमें इसका जो है ना साइटोप्लाज्म है, और क्या है? न्यूक्लियस है, उसका सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जहां पर प्रोटोप्लाज्म है आपका स्यूडोपोडिया के पास है, स्यूडोपोडिया की जो टिप है वहां पर कुछ आपका खाली जगह जैसा कहीं कहीं मिलता है, इसको हेलाइन कैप कहते हैं। नेक्स्ट है फूड वैक्यूल्स, जिसमें भोजन का डाइजेशन उसमें होते रहता है। भोजन का जो ये डाइजेशन करता है, ये जो आपका फूड वैक्यूल्स वो मूव करता है साइक्लोसिस, मैंने ऐसे गोल टाइप में ऐसे मूव करता रहता है और घूमते हुए इसमें डाइजेशन हो जाता है। नेक्स्ट न्यूक्लियस है, यहाँ पर एक होता है वाटर वैक्यूल होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, जो क्या होता है फैल सिकुड़ सकता है। ये क्या करता है? ज्यादा मात्रा में अगर इसमें पानी हो जाए तो उसको बाहर निकालता जाता है। इस तरह से कुछ रचना आप देख रहे होंगे। हाँ, एक पीछे है यूरोइड का बारे में। ये जो यूरोइड देख रहे हैं ये आपका क्या है? विड्रावल ऑफ स्यूडोपोडिया से बनता है। समांतर स्यूडोपोडिया जो होता है उसके इंटीरियर आपका इंड पर पाया जाता है, मतलब कि उस इंड पर पाया जाता है जो इंड आपका उसके मूवमेंट के डायरेक्शन में है, और जो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जस्ट उसके अपोजिट में होता है, उसको यूरोइड कहते हैं। तो ये कुछ आपका स्ट्रक्चर है किसका? एक समान अमीबा का। अब यहां पर आते
अमीबा का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें आपका कुछ एक स्ट्रक्चर जो हम देखे थे उसको यहाँ पर देख लेते। एक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा। ये थीन होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और टफ स्ट्रक्चर होता है। ये सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है। नेक्स्ट है स्यूडोपोडिया जो होता है, इसमें अगला स्ट्रक्चर के रूप में नजर आता है। ये आपका फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है जो कि टेम्पररी जो है ना बनता है और आपका क्या होता है, समाप्त होता है। समांतर ये उस क्षेत्र पर पाया जाता है जो उसका एडवांसिंग क्षेत्र होता है या एडवांसिंग इंड होता है या एंटीरियर इंड होता है। ये ध्यान रखिएगा, एडवांसिंग इंड पर क्या पाया जाएगा, स्यूडोपोडिया, या एंटीरियर इंड पर स्यूडोपोडिया पाया जाता है। जबकि जो उसका पोस्टीरियर इंड होता है उस पर आपका, पीछे हम आपको दिखाए थे कि वो श्रिंकेज जो है ना एरिया पाया जाता है। ये आपका स्यूडोपोडिया मदद किसमें करता है, ये लोकोमोशन में मदद करता है, न्यूट्रिशन में मदद करता है, मतलब अपेंडिज जैसा काम करता है। अमीबा का जो स्यूडोपोडिया होता है उसे लोगोपोडिया कहते हैं। लोगोपोडिया कहने का कारण क्या है कि इसका जो टीप होता है वो फिंगर टीप जैसा ब्लंट होता है। मतलब अगला जो आपका क्षेत्र होता है वो कैसा होता है, उंगली में जैसे आपका उंगली आगे से देखते हैं भुतरा जैसा होता है, मतलब पॉइंटेड नहीं होता, उसी तरह से इसका जो स्यूडोपोडिया होता है वो भी आगे से क्या होता है, ब्लंट होता है, भुतरा होता है, और इसीलिए इसका नाम क्या है, लोगोपोडिया। इसका जो है वो कैसा होता है, लोगोपोडिया होता है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, आगे बढ़ते, फिगर तो अभी आप लोग को दिखाई दिए। एकदम ध्यान रखिएगा कि स्यूडोपोडिया और यूरोइड दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। स्यूडोपोडिया जब विड्रॉ करेगा तो यूरोइड बनेगा, और स्यूडोपोडिया हमेशा एंटीरियर रीजन में, यूरोइड क्या होगा उसका, पोस्टीरियर इंड में। हाँ, वो एडवांसिंग इंड में है, और ये जो है ना आपका क्या है, विड्रावल इंड में है, मतलब वो इंड जहां से वो दूर जा रहा है। चलते आगे बढ़ते। इसका जो साइटोप्लाज्म होता है कोलोइडल मास का होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंडेड होता है, अभी हम लोगों ने देखा। प्लस साइटोप्लाज्म जो होता है वो आपका कम से कम 2 लेयर में आपका डिफरेंशिएटेड होता है। एक होता है इक्टोप्लाज्म के रूप में या इक्टोसार्क के रूप में कहलाता है। वो ये जेली लाइक होता है, होमोजेनस आउटर मोस्ट साइटोप्लाज्म लेयर है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे पाया जाता है। ये आपका थिकन होता है, और आपका स्यूडोपोडिया के नीचे जहां पर आपका स्यूडोपोडिया बन रहा था वहां पर कुछ ज्यादा जो है ना आपका मोटा हो जाता है, क्लियर बना देता है, और कुछ हद तक हैलाइन चमकता हुआ शीशा जैसा जो है ना वो नजर आता है। नेक्स्ट है इंडोप्लाज्म या इंडोसार्क। इंडोसार्क या इंडोप्लाज्म जो होता है वो ग्रेनुलर होता है, फ्लूइडी होता है, और मेन साइटोप्लाज्मिक मास होता है, मतलब अधिकांश जो सेलुलर एक्टिविटीज होते हैं वो इस क्षेत्र में ही होते हैं। इसमें जो है ना स्ट्रीमिंग मूवमेंट होता है, एक आपका हमेशा जो है ना मूवमेंट करता रहता है वहां पर। जैसे आप देखे होंगे पानी को खौलाने पर या आपके यहाँ कोई लिक्विड होगा उसको जब गर्म करते हैं हम तो कैसे ऊपर नीचे मूव करता है, कुछ हद तक वैसा ही मूवमेंट यहाँ नजर आता है इसमें, और उस मूवमेंट को कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट, क्योंकि इसको सबसे पहले ब्राउनियन साहब ने देखा था। ये जो ब्राउनियन मूवमेंट है वो डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी को पूरा करने में मदद करता है, प्लस कुछ हद तक सर्कुलेशन जैसा किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, बॉडी के अंदर सब जगह का परिस्थिति या एनवायरमेंट इंटरनल जो होता है उसको एक समान बना के रखता है। इसमें आपका कई वैक्यूल्स पाए जाते हैं इंडोप्लाज्म में, जबकि वो जो इक्टोप्लाज्म देख रहे थे या इक्टोसार्क जो जिसको बोल रहे थे उसमें आपका वैक्यूल समानता नजर नहीं आता है। वो आपका डेंस साइटोप्लाज्म ही केवल उसमें पाया जाता है मुख्य रूप से। आपका ये जो आपका वैक्यूल्स है वो कई प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख में एक इंपॉर्टेंट वैक्यूल है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। जैसा कि नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल, मतलब वैसा वैक्यूल जो फैल और सिकुड़ सकता है। इसकी संख्या 1 होती है। ये पल्सेटाइल होता है, मतलब फैल सिकुड़ सकता है। इसलिए आपका टेम्पोररी स्ट्रक्चर होता है और समांतर पोस्टीरियर रीजन में ही बॉडी का ज्यादा पाया जाता है। इसका काम होता है
सबसे महत्वपूर्ण काम है क्या करना, बॉडी में या साइटोप्लाज्म में ऑस्मो रेगुलेशन करना, मतलब वाटर की मात्रा को नियंत्रित करना, और सरप्लस वाटर जो है मतलब जरूरत से अधिक जो वाटर है उसको बाहर निकाल देना। साथ ही साथ ये आपका जो आपका अमोनिया वगैरह इसमें होता है इसके साइटोप्लाज्म में, सरप्लस वाटर के साथ साथ उसको भी ये क्या करता है, निकाल देता है। मतलब ये ऑस्मो रेगुलेशन के साथ साथ कुछ हद तक एक्सक्रीशन का भी काम करता है, लेकिन प्राइमरी जो इसका रोल है वो क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन है, और इसका सेकेंडरी रोल में आता है एक्सक्रीशन। जैसे किडनी आप हम लोगों का है, वो क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेशन करता है, और रिमूवल ऑफ आपका क्या करता है, मेटाबॉलिक वेस्ट करता है। तो यहाँ पर जो है ना एक कुछ हद तक किडनी जैसा ही काम करता है, और इसका प्राइमरी क्या हो गया आपका काम, ऑस्मो रेगुलेशन, सेकेंडरी काम क्या हो गया, एक्सक्रीशन। नेक्स्ट जो है ना यहाँ पर थोड़ा कुछ एक बात है उसको लिख लेते। ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल मैक्यूल है वो अलग अलग समय में उसके हैबिटेट के आधार पर अलग अलग स्थिति में पाया जा सकता है। जैसे जब इसका जब इसको डिस्टिल वाटर में रख देते हैं, मतलब वैसा वाटर जिसमें मिनरल्स आपका काफी कम या न के बराबर है, तब इसका कॉन्ट्रैक्टाइल मैक्यूल जो होता है उसका एक्टिविटी काफी बढ़ जाता है। जबकि अगर इसको जो है ना आपका सी वाटर में रख दिया जाए, या ये सिस्ट का निर्माण करता है, मतलब एडवर्स कंडीशन आता है, इन्वायरमेंट जो है ना वो कैसा हो जाता है, अनफेवरेबल हो जाता है, तब इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल मैक्यूल या तो काम करना बंद कर देता है या डिसअपीयर हो जाता है। अगर लंबे समय तक अनफेवरेबल कंडीशन रहे, मतलब पानी की कमी रहे, भोजन की कमी रहे, टेम्परेचर काफी लो या हाई हो जाए, तब इसका जो कॉन्ट्रैक्टाइल मैक्यूल है वो समाप्त हो जाता है, नजर नहीं आता। लेकिन जब इसको हम लोग सामान्य इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं, तब इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल मैक्यूल आराम से नजर आता है। खास करके अगर कोई डिस्टिल वाटर, कोई आपका प्योर वाटर की तरफ इसको मूव करा दिया जाए या रख दिया जाए, तो इसका कॉन्ट्रैक्टाइल मैक्यूल काफी एक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट है पूल वैक्यूल। पूल वैक्यूल जो है ना वो आप उसकी संख्या काफी होती है, और ये नॉन पल्सेटाइल होता है, मतलब इसका जो शेप होता है वो आपका ज्यादा बढ़ता घटता नहीं है, उसमें चेंजेस ज्यादा नहीं होता, मतलब वो फैल सिकुड़ नहीं सकता। इसमें समांतर जो होता है वाटर पाया जाता है। न्यूक्लियर जो इसका होता है सिंगल होता है, स्फेरिकल होता है, बाइकॉन्वेक्स होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स समझते होंगे। हाँ, बाइकॉन्वेक्स का मतलब बीच में दोनों तरफ से उभरा हुआ, और बाइकॉन्केव का मतलब बीच में दोनों तरफ से क्या होगा, दबा हुआ। तो ये बीच में उभरा हुआ होता है, स्फेरिकल होता है, और सेंट्रिक होता है, सेंटर पे पाया जाता है। ये जो है ना आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ढका होता है, इसमें क्रोमैटिन मटेरियल्स पाया जाता है या ग्रैन्यूल्स पाया जाता है। इसका जो क्रोमैटिन मटेरियल्स होता है क्रोमैटिन ग्रैन्यूल्स के रूप में होता है। नेक्स्ट जो इसमें है, ये आपका अमीबा के सारे गतिविधियों को नियंत्रित करता है, जैसे वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव। अतः इसको हम कह सकते हैं कि ये आपका कंट्रोल का काम करता है, जैसा कि हम लोग का न्यूक्लियस करता है, वेल डेवलप होता है। ये दिख रहा है कि इसमें ये आपका यूरोइड पाया जाता है, इसमें अमीबा में यूरोइड जो होता है ना रिंकल्ड इलाका होता है, जो आपका पोस्टीरियर इन में अमीबा का पाया जाता है। समानता ये स्यूडोपोडिया के विड्रावल से बनता है, ठीक है। तो ये आपका कुछ उसका स्ट्रक्चर था। नेक्स्ट जो हम आगे बढ़ते, अब आते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा पर। अमीबा का न्यूट्रिशन कैसा होता है? अमीबा जो होता है वो होलोजोइक एनिमल होता है, मतलब अपना भोजन जो है ना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर लेकर डाइजेशन करके प्राप्त करता है, अर्थात इसमें एनिमल टाइप का न्यूट्रिशन होता है। अमीबा जो है वो आपका डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, माइन्यूट लिविंग ऑर्गेनिम्स जैसे बैक्टीरिया, डायटम्स, कुछ प्रोटोजोन्स, इन सबको खाता है, अर्थात एक तरह से ये ओमनिवोरस होता है। नेक्स्ट ये जो है ना आपका algae को भी खाता है,
कई अलगी हैं जो जिसको ये बहुत प्रेम से खाता है। इसमें हम अमीबा जो होता है, शायद आप जानते होंगे या अभी फिगर में देखिए कि अमीबा में कहीं पर माउथ नहीं होता है, कहीं पर एनस नहीं होता है, मतलब सेल एनस या सेल माउथ का बात इसमें नहीं करते। अभी भोजन लेता कैसे है? भोजन जो लेता है ये इंजेक्शन जिसको कहते हैं वो सीडोपोडिया की मदद से होता है। सीडोपोडिया के द्वारा ये क्या करता है, भोजन को अपने बॉडी के अंदर या सेल के अंदर डाल लेता है। प्रीवियस क्लासेस में जैसे 10th वगैरह में भी ये सब पूरा डिटेल से पढ़ना था कि अमीबा अपने भोजन को कैसे अंदर लेता है, इसलिए हम फिगर ज्यादा यहाँ पर नहीं बताते हुए केवल जो है थोड़ा थोड़ा समझाते हुए निकल जा रहे हैं। अमीबा अपने भोजन को सीडोपोडिया के द्वारा निम्नलिखित प्रोसेस के द्वारा अंदर लेता है। इसमें पहला है सर्कमवैल्यूएशन, दूसरा है सर्कमफ्लुएंस, तीसरा है इंपोर्ट, चौथा है इनवेजिनेशन, पांचवा है पिनोसाइटोसिस। पहले हम लोग बात करते हैं सर्कमवैल्यूएशन का। सर्कमवैल्यूएशन में जो है ना अमीबा एक्टिव फूड को लेता है, मतलब वो भोजन जो खुद मोटाइल है, भाग रहा है, उसको ये अपने अंदर लेता है, तो इसको कहते हैं सर्कमवैल्यूएशन, है ना। सर्कमवैल्यूएशन उसको ये क्या करता है, अपने सीडोपोडिया के द्वारा घेर लेता है। जैसे ही इसके सेल में पर आकर टच होता है भोजन पार्टिकल, तो ये क्या करता है, उसको घेर लेता है और घेर के अंदर ले लेता है। अभी आपको बताए थे कि कुछ प्रोटोजोन्स को भी ये खाता है, तो प्रोटोजोन्स होगा तो मूवेबल होगा, मोटाइल होगा, उसको भी ये आराम से ले लेता है। इसमें सर्कमवैल्यूएशन के बाद दूसरा जो है वो है सर्कमफ्लुएंस। इसमें क्या होता है कि आपका इनएक्टिव भोजन जो होता है उसको ये लेता है। तीसरा है इंपोर्ट। इसमें क्या होता है कि भोजन जो होता है पार्टिकल्स को पैसिवली अमीबा के अंदर खुद सेल मेम्ब्रेन को तोड़कर घुस जाता है और उसको ये क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है अपने जो है ना उसके अंदर वो बना लेता है। क्या बनाता है, फूड वैक्यूल चारों तरफ बना लेता है साइटोप्लाज्म में उस घुसे हुए भोजन के, और उसको डाइजेस्ट कर देता है। ढेर सारे आपके जो अलगी हैं, जो आपका फ्लैगेलेट ये फिलामेंटस होते हैं, वो आपके इसी विधि के द्वारा इसके द्वारा खाया जाता है। किस विधि से, तो आपका इंपोर्ट के द्वारा। वो पैसिवली क्या होते हैं, इसके सेल मेम्ब्रेन को पियर्स करके या ब्रेक करके उसके साइटोप्लाज्म में घुस जाते हैं और उसको ये अपने फूड वैक्यूल के अंदर लेकर उसको डाइजेस्ट कर देता है। नेक्स्ट है इनवेजिनेशन। इनवेजिनेशन में क्या होता है कि इसका सेल मेम्ब्रेन जो है ना वो अंदर की तरफ धंसना शुरू हो जाता है। जैसे ही किसी भोजन के कांटेक्ट में या फूड पार्टिकल्स के या आइटम के कांटेक्ट में आता है, सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धंसना शुरू हो जाता है और अंततः वो जो है ना वो बदल जाता है इसमें आपका फूड वैक्यूल में, और भोजन उसके अंदर बंद हो जाता है। सीडोपोडिया का दोनों तरफ से सीडोपोडिया अंततः उसमें जुड़ जाता है। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगा तो आप बताना, इसको जो है ना फिगर से समझा देंगे, ठीक है, इन प्रोसेस को। नेक्स्ट है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस जैसा कि नाम है, पिनो मतलब पीता है ये, तो ये क्या करता है, लिक्विड जो फूड होता है उसको अपने बॉडी के अंदर लेता है, और अमीबा के द्वारा लिक्विड फूड को अपने बॉडी के अंदर लिया जाना क्या कहलाता है, पिनोसाइटोसिस कहलाता है। तो ये जो है ना कुछ एक आपका भोजन लेने का, इंजेक्शन करने का उसका तरीका था। ध्यान रखिएगा, सर्कमवैल्यूएशन जैसे ही बोला जाएगा एक्टिव फूड को लेगा, तो एकदम याद रखना है, उसको अंडरलाइन करके आप याद रखिएगा। सर्कमवैल्यूएशन पूछेगा कि एक्टिव फूड को लेने का जो तरीका है उसको क्या कहते हैं, तो आप आराम से बता दीजिएगा, सर्कमवैल्यूएशन। इनएक्टिव फूड सर्कमफ्लुएंस, और अगर भोजन आके खुद उसी में धंस जाए, अंदर घुस जाए, तो उसको कहते हैं इंपोर्ट, ठीक है। फिर है इनवेजिनेशन। इनवेजिनेशन में क्या होगा, ये अंदर की तरफ इसका अपने जो है ना सेल मेम्ब्रेन भोजन को लेकर अंदर की तरफ धंसने लगेगा। जैसे हम लोग कैच लेते हैं बॉल को, बॉल आता है तो क्या करते हैं, हाथ को नीचे ले जाते हैं बॉल के साथ साथ, और उसमें फंस जाता है वो। इसी तरह से ट्रैप करता है, क्या करता है, अंदर की तरफ धंसता जाता है और भोजन पार्टिकल अंदर घुस जाता है, और अंदर जो है बाहर से फ्यूज करके उसको अंदर ले लेता है। तो ये आपको बता रहे थे इसमें इनवेजिनेशन में।
पिनोसाइटोसिस में क्या करेगा, ये लिक्विड फूड लेगा। ये करीब 4-5 जो है ना तरीके हैं जिसको आप आराम से दिमाग में रख सकते हो, पांचों भोजन लेने का तरीका। नेक्स्ट है डाइजेशन। यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन इसी सबसे आता है कि एक्टिव जो है ना भोजन लेने का तरीका क्या कहलाता है, पैसिव भोजन लेगा उसको क्या कहेंगे, ये सब ध्यान रखिएगा। लिक्विड भोजन लेगा तो उसको क्या कहेंगे। अगला है डाइजेशन। डाइजेशन जो होता है वो इंट्रासेलुलरली होता है, मतलब कि फूड वैक्यूल के अंदर होता है। और इंट्रासेलुलरली बोले मतलब सेल के अंदर होगा और फूड वैक्यूल के अंदर होगा। यहाँ पर जो फूड वैक्यूल होता है एनालोगस ऑर्गन जैसा काम करता है, हमारे गट के जैसा। हमारा गट जो है ना वो आपका क्या है, पूरा कई सेलों का बना हुआ स्ट्रक्चर है, पाइप नुमा। और ये क्या होता है, छोटा सा आपका गोलाकार वैक्यूल होता है जिसका निर्माण किससे होता है, सेल मेम्ब्रेन से या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता है। तो उसको हम लोग इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, एनालोगस करते हैं। इसमें आपका डाइजेस्टिव एंजाइम जो आपका एंडोप्लाज्म में होता है अलग अलग जगहों पर लाइसोसोम में, वो आपका घुसता जाता है इसके फूड वैक्यूल में और इसके भोजन का डाइजेशन कर देता है। इसका जो डाइजेशन होता है एसिडिक मीडियम में शुरू होता है और किसके मदद से, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की मदद से, जो कि पाया जाता है लाइसोसोम में, जिसमें 2 डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसके लाइसोसोम में प्रमुखता देखे जाते हैं। एक प्रोटियोजेज है और दूसरा है एमाइलेज। मतलब एक प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला और दूसरा किसको, आपका वसा को डाइजेस्ट करने वाला। लेकिन इसमें फैट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम्स जो है ना उसके बारे में ज्यादा क्लियर कंसेप्ट लोगों के पास नहीं है। अलग अलग लोग इसका अलग अलग बात करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये फैट को डाइजेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि इसमें लाइपेज नहीं होता है। लेकिन कुछ एक लोगों का ये मानना है कि नहीं, ये आपका फैट का भी डाइजेशन कर सकता है, इसमें लाइपेज होता है। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन। अब जो भोजन अमीबा के अंदर वो पच चुका है उसके फूड वैक्यूल में, अब वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। कहां से, उस फूड वैक्यूल के दीवार से होते हुए, मेम्ब्रेन से होते हुए। और ये जो एब्जॉर्प्शन होता है वो पैसिवली होता है, जिसका मात्रा ज्यादा, जहां ज्यादा होगा वहां से कम की तरफ मूव करता है। क्योंकि अंदर में डाइजेशन हुआ है इसका, तो उसमें क्या होगा, ग्लूकोज ज्यादा होगा तो ग्लूकोज कहाँ आ जाता है, सेल साइटोप्लाज्म में। जो ज्यादा होगा उसमें वो चला जाएगा सेल साइटोप्लाज्म में, और जो कम होगा सेल साइटोप्लाज्म से उसमें चला जाएगा। ये आपका एब्जॉर्प्शन का तरीका था इसमें। नेक्स्ट है इजेशन। अब जब अनडाइजेस्टेड जो वेस्ट था उसमें से ये डाइजेस्टेड पार्टिकल्स को या न्यूट्रिएंट्स को जब ये एब्जॉर्ब कर लेता है तब उसको क्या करता है, अनडाइजेस्टेड भाग को ये आपका लेकर आगे बढ़ जाता है फूड वैक्यूल और जाकर सेल मेम्ब्रेन से चिपक जाता है। समानता ये जो जाके सेल मेम्ब्रेन से चिपकता है वो आपका पोस्टीरियर इंड की तरफ होता है। एंटीरियर इंड जहां पर आपका सीरोपोडिया बन रहा था उस क्षेत्र में नहीं, बल्कि यूरोय का जो क्षेत्र था, जो आपका उसका पीछे का जो क्षेत्र था, पोस्टीरियर रीजन जो था, उस रीजन में समानता ये जाके चिपकता है या उसकी उसी के क्षेत्रों में कहीं पर जाकर चिपकता है। और चिपकने के बाद मतलब जाके अटैच होने के बाद क्या होता है, इसका सेल मेम्ब्रेन और जो आपका फूड वैक्यूल था जिसमें कि वेस्ट था उसके दीवार जो है ना वो टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं और उसमें से आराम से जो है ना एक्सक्रीटिव वेस्ट वैक्यूल से उसके सेल मेम्ब्रेन टूटे हुए हिस्सों से होते हुए बाहर निकल जाता है। ये आपका है इजेशन। नेक्स्ट है फूड वैक्यूल जो होता है वो बनता कहाँ है भाई, साइटोप्लाज्म में। और बनता किससे है, उसके सेल मेम्ब्रेन से। इस बात को ध्यान रखिएगा, उसके सेल मेम्ब्रेन से बनता है। और ये जो फूड वैक्यूल है वो रहता कहाँ है, साइटोप्लाज्म में ही। तो अभी आपको बताया था कि साइटोप्लाज्म जो उसका होता है उसमें आपका ब्रोनियन मूवमेंट होता है, साइक्लोसिस होता है कुछ हद तक। और वो जो साइक्लोसिस है जब उसमें होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, तो इसमें भी होगा। इसमें होगा, इसके आपका फूड वैक्यूल में भी होगा। तो इसका फूड वैक्यूल जो है वो एक आपका साइटोप्लाज्म में मूवमेंट शो करता है इधर से उधर, और उसको कहते हैं साइक्लोसिस।
एक डिफरेंट पैटर्न में। और इससे फायदा क्या होता है, वो आपका अलग अलग रीजन में घूमने से एक तो किसी जो आपका लाइसोसोम्स थे उसके एंजाइम्स इसको मिल पाता है, उसका एंजाइम इसको प्राप्त हो जाता है, और दूसरा जो एब्जॉर्ब फूड है उसका प्रॉपर वे में पैसिवली एब्जॉर्प्शन हो पाता है। ये आपको बता रहे थे अमीबा में न्यूट्रिशन। क्योंकि इसका फिगर वगैरह हम लोग प्रीवियस क्लासेस में जैसे 10th वगैरह में देखे हैं डिटेल से, इसलिए यहाँ पर उसका जरूर ज्यादा नहीं था। लेकिन अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो, समझ में नहीं आया, तो आराम से वो पूछ सकता है। आगे बढ़ते इसमें हम ये देखिए लोकोमोशन का बात है। इसमें लोकोमोशन जो होता है अमीबा का, वो स्यूडोपोडिया के द्वारा होता है। फीडिंग भी जो था वो आपका उसमें स्यूडोपोडिया का एक रोल था। ये जो आपका स्यूडोपोडिया होता है, सबसे पहले स्यूडोपोडिया का निर्माण होता कैसे है, वो बनता कैसे है। तो स्यूडोपोडिया जो होता है वो सामान्यतः एडवांस इन पर और एंटीरियर इन पर पाया जाता है। और इसमें आपका जो निर्माण इसका होता है या इसका जो विड्रॉवल होता है उसको समझाने के लिए कई थ्योरी दिया गया था। इसमें एक थ्योरी है जो काफी आपका मान्य है, या काफी लोग इसको जो है ना वो क्या कहते हैं सही मानते हैं, उसका नाम है सॉल्जेल थ्योरी। तो हम लोग सॉल्जेल थ्योरी को थोड़ा सा देखेंगे कि आखिर स्यूडोपोडिया बनता कैसे है, उसमें क्या क्या होता है। सॉल्जेल थ्योरी जो है वो आपका सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है, जो कि आपका स्यूडोपोडिया के निर्माण को बताता है, एक्सप्लेन करता है। इसे दिया गया था हाइमन के द्वारा, लेकिन इसका जो वर्णन किया गया था वो पैंटिन साहब के द्वारा किया गया था और मास्ट साहब के द्वारा। नेक्स्ट, इसको हम लोग चेंज विस्कोसिटी थ्योरी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है एंडोप्लाज्म और जो आपका एक्सोप्लाज्म पढ़ रहे थे उन दोनों में आपका क्या होता है इंटरचेंज होता है, और इसी के कारण आपका स्यूडोपोडिया बनता है। इसका कहना था कि स्यूडोपोडिया बनने में क्या होता है, प्लाज्मा सोल जो होता है मतलब इंडोप्लाज्म वो चेंज होता है प्लाज्मा जेल में, और प्लाज्मा जेल जो होता है वो चेंज होता है प्लाज्मा सोल में, मतलब इंडोप्लाज्म इक्टोप्लाज्म में, और इक्टोप्लाज्म इंडोप्लाज्म में चेंज होता है। ये आपका कहता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है प्लाज्मा जेल का प्लाज्मा सोल के रूप में, वो समांतर प्लाज्मा जेल से प्लाज्मा सोल के रूप में अगर होगा तो वो आपका किस रीजन में होगा, पोस्टीरियर रीजन में होगा, जहां पर विड्रॉवल हो रहा है। लेकिन जब प्लाज्मा सोल से प्लाज्मा जेल में होगा तो वो आपका एंटीरियर रीजन में होगा, एडवांसिंग एंड की तरफ होगा, और इसके कारण क्या होगा, स्यूडोपोडिया का निर्माण होता है। ठीक है, ये आपको सोल और जेल थ्योरी के बारे में बता रहे थे, फिर से सुन लीजिएगा। सोल और जेल थ्योरी का ये कहना था कि ये जो इक्टोप्लाज्म और इंडोप्लाज्म में जो डिफरेंशिएटेड होता है सेल साइटोप्लाज्म, इसका अमीबॉइड प्रोटिस्टेंस का, उनमें जब सोल से जेल बनता है तो स्यूडोपोडिया बनता है, और जब जेल से सोल में कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्जन हमेशा होता रहता है, सोल टू जेल और जेल टू सोल। तो अगर जो है ना आपका एक कन्वर्ट हो जाता है सोल से जेल में तो स्यूडोपोडियम बनता है, और अगर जो है ना वो आपका जेल से सोल में कन्वर्ट हो जाता है तब यहाँ पर क्या बनता है, तब यहाँ पर स्यूडोपोडिया विड्रॉ कर जाता है, विड्रॉइड का बात आता है। ये कुछ पढ़ रहे थे यहाँ पर। सोल्जर थ्योरी जो है ना उसको आपका फोल्डिंग अनफोल्डिंग थ्योरी के द्वारा सपोर्ट दिया गया, मतलब उसके द्वारा इसकी वर्णन की गई, और इसको जो है ना दिया था वर्ल्डेक और आपका जो है ना लॉर्ड साहब ने। ये जो वर्ल्डेक और लॉर्ड साहब थे उनका क्या कहना था कि आपका जो है ना जो साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म होता है उसमें जो प्रोटीन अणु होता है, मॉलिक्यूल होता है, उसमें क्रमीय रूप में फोल्डिंग और अनफोल्डिंग होता रहता है। ये आपका फोल्डिंग और अनफोल्डिंग के कारण ही सोल जेल में बदल जाता है, और जेल किस में बदलता है, सोल में बदलता है।
जब अनफोल्डिंग होता है और वो बंडल के रूप में अरेंज होता है तो जेल बनता है, जबकि जब फोल्डिंग होता है अनफोल्डेड प्रोटीन का तो क्या बन जाता है, सोल बन जाता है। हाँ, जब फोल्ड बन जाता है तो क्या बनेगा, सोल बनेगा। और जब फोल्डिंग जो है ना वो आपका खुल जाएगा, अनफोल्डिंग हो जाएगा वहां पर, और तो और वहां पर जो है ना क्या होगा, वो बंडल के रूप में अरेंज होगा तो क्या बन जाता है, जेल बन जाता है। ये सोल और जेल थ्योरी को ये एक्सप्लेन करता है कि सोल और जेल में कन्वर्ट कैसे होता है। सोल और जेल थ्योरी क्या करता था कि जहां भी स्यूडोपोडिया बनना होगा वहां पर इंडोप्लाज्म जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इक्टोप्लाज्म के रूप में। और ये जो कन्वर्सन है उसमें आपका जो इंडोप्लाज्म है, जो आपका लेस डिस्कस है, लेस कंसंट्रेटेड है, वो आपका ज्यादा कंसंट्रेशन उसका हो जाएगा, हाईली कंसंट्रेटेड हो जाएगा। और इस थ्योरी को सपोर्ट किया गया किसके द्वारा, फोल्डिंग अनफोल्डिंग थ्योरी के द्वारा। फोल्डिंग और अनफोल्डिंग थ्योरी जो है ना वो आपका क्या कर रहा था कि जब प्रोटीन का अनफोल्डिंग होता है और वो आपका बैंड के रूप में अरेंज हो जाता है तब क्या बन जाता है, जेल बन जाता है। जबकि जब प्रोटीन का फोल्डिंग हो जाता है और वो बैंड से एक दूसरे से अलग हो जाता है तब वो आपका नजर नहीं आएगा, और ये आपका किसको बनाता है, जेल जब फोल्डिंग हो जाएगा तो क्या बनेगा, जेल। और जब आपका जो है फोल्डिंग हो जाएगा, बैंड से सब अलग अलग हो जाएगा तो क्या बनता है, सोल बनता है। ये फोल्डिंग अनफोल्डिंग थ्योरी है। अब हम लोग नीचे शुरू करते हैं, बिहेवियर इन अमीबा। अमीबा जो है ना कैसा कैसा बर्ताव करता है। अमीबा जो है आपको पीछे भी बताए होंगे या पढ़े होंगे आप सब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा किसी स्टिमुलस मतलब एनवायरमेंटल चेंजेस का जो रिस्पांस दिया जाता है, जवाब दिया जाता है, उसी को कहते हैं बिहेवियर, सॉरी उसको कहते हैं रिस्पांस। हाँ, और उसका बिहेवियर या बर्ताव। कोई भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा स्टिमुलस या एनवायरमेंटल चेंज के लिए जो जवाब दिया जाता है, जो रिएक्शन किया जाता है, उसको कहते हैं रिस्पांस। और ये जो रिस्पांस है वही उस ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर बताता है, बर्ताव को बताता है। तो यहां पर हम क्या देखेंगे, अमीबा का क्या रिस्पांस होता है डिफरेंट स्टिमुलस का के साथ। सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं कि जो बिहेवियर है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी या इरिटेबिलिटी या सेंसिटिविटी जो होता है उसके कारण अमीबा जो है ना टैक्सिस दिखाता है या ट्रॉपिज्म दिखाता है, मतलब मूवमेंट दिखाता है अपने आप में। तो अमीबा में जो टैक्सिस या ट्रॉपिज्म होता है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है, या किसी में भी दो तरह का हो सकता है, प्लांट में भी आप पढ़े होंगे, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। अगर किसी स्टिमुलस की तरफ ही वो आपका ऑब्जेक्ट्स या स्ट्रक्चर या ऑर्गेनिज्म मूव करता है तो इसको कहते हैं पॉजिटिव, और किसी स्टिमुलस से दूर जाता है रिस्पांस में तो उसको कहते हैं निगेटिव। जैसे कोई लाइट स्टिमुलस है और कोई स्ट्रक्चर या सेल जो है ना वो लाइट के तरफ ही मूव करे, लाइट स्टिमुलस के कारण उसके तरफ मूव करे तो ये क्या कहलाएगा, पॉजिटिव। और अगर लाइट से दूर भागे तो क्या कहलाएगा, निगेटिव। जैसे रूट जो होता है वो लाइट से दूर की तरफ मूव करता है तो उसमें कैसा रिस्पांस होता है, निगेटिव। जबकि वो वाटर की तरफ मूव करता है तो वाटर के लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इस तरह से स्टेम और लीफ का बात देखो तो उसका मूवमेंट जो है ना वो आपका उन क्षेत्रों की तरफ ज्यादा होगा जहां लाइट मिलेगा, या उस दिशा में ज्यादा होगा, उस डायरेक्शन में ज्यादा होगा जहां पर लाइट मिलेगा। ये क्या कहलाएगा, पॉजिटिव फोटोट्रॉपी। तो ये हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव फोटोट्रॉपी या पॉजिटिव और निगेटिव रिस्पांस का बात कर रहे थे। स्टिमुलस के तरफ पॉजिटिव
स्टिमुलस से दूर, तो क्या हो जाएगा निगेटिव। अब यहाँ पर हम इसको लिख दिए हैं कि टुवार्ड्स स्टिमुलस अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। अब ये कई तरह का हो सकता है स्टिमुलस के आधार पर, तो हम लोग नीचे अब जो है ना अगला में देखते हैं आपका इंपॉर्टेंट मूवमेंट या रिस्पॉन्स किसका, अमीबा का। पहला है थिग्मोटैक्सिस या थिग्मोट्रॉपिज्म। अमीबा जो है ना किसी टच स्टिमुलस के तरफ क्या अपना जो है ना या किसी ऑब्जेक्ट से जब टच करता है तो क्या रिस्पॉन्स देता है उसको देखते हैं इसमें। थिग्मोटैक्सिस या थिग्मोट्रॉपिज्म में समांतर अगर भोजन रहता है, वो ऑब्जेक्ट अमीबा जिससे टच किया और वो भोजन था, तब तो उसके तरफ मूव करता है, मतलब पॉजिटिव दिखाता है। लेकिन अगर अदर ऑब्जेक्ट से, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट से भोजन को छोड़कर, तो क्या होता है, ये उससे दूर भागता है, निगेटिव ट्रॉपिज्म दिखाता है थिग्मोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट है कीमोटैक्सिस या कीमोट्रॉपिज्म। जब कोई केमिकल्स है उसके लिए अमीबा का क्या रिस्पॉन्स है, इसको इसमें देखते हैं कीमोटैक्सिस में। कीमोटैक्सिस में अगर ऑर्गेनिक केमिकल है या भोजन है तो पॉजिटिव होता है, लेकिन कोई दूसरा केमिकल्स है जिसको यूज नहीं कर सकता, तो वहां पर ये निगेटिव आपका ट्रॉपिज्म दिखाता है। नेक्स्ट है फोटोटैक्सिस या फोटोट्रॉपिज्म, मतलब लाइट के लिए रिस्पॉन्स किसका, अमीबा का। समानता अगर मॉडरेट लाइट होता है, मतलब लाइट बहुत ज्यादा इंटेंसिटी का नहीं हो या बहुत कम इंटेंसिटी का नहीं हो, तो ये मॉडरेट लाइट कहलाता है और उसके तरफ अमीबा जो है ना वो ज्यादा मूव करना पसंद करता है। मतलब पॉजिटिव होता है मॉडरेट आपका लाइट के लिए, मॉडरेट टेम्परेचर के लिए। लेकिन अगर डार्क या ब्राइट लाइट आ जाए, काफी ज्यादा या कम तापमान आ जाए, तो उसके लिए क्या हो जाता है, निगेटिव मूव करता है, निगेटिव ट्रॉपिज्म दिखाता है। तो ये हम लोग देख रहे थे थर्मोट्रॉपिज्म, मतलब टेम्परेचर के लिए। टेम्परेचर अगर मॉडरेट है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में है, तब तो पॉजिटिव। और अगर 20 से 25 डिग्री से कम या उससे ज्यादा है, लो टेम्परेचर है या काफी हाई टेम्परेचर है, गर्मी का मौसम है या काफी ठंड का मौसम है, उस समय ये निगेटिव आपका ट्रॉपिज्म दिखाता है। नेक्स्ट है आपका रियोटैक्सिस या रियोट्रॉपिज्म। अमीबा जो है ना वाटर करंट के लिए क्या दिखाता है, ये वाटर करंट के पॉजिटिव होता है, मतलब वाटर करंट जो मूव करता है, वाटर करंट जो होता है उसके एलोंग जो है ना ये मूव करता है, उसी के साथ ये मूव करता है। तो ये वाटर करंट का क्या होता है, पॉजिटिव होता है। गैल्वेनोटैक्सिस, यहाँ पर देखिए ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर कि अमीबा जो है ना किसमें आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट है गैल्वेनोटैक्सिस या गैल्वेनोट्रॉपिज्म। इसमें अमीबा जो है ना इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कैसा मूवमेंट करता है उसका बात बोल रहे। समांतर कैथोड और इलेक्ट्रोड दो रीजन में हम लोग बांटते हैं। जो भी आपके चार्ज होते हैं तो उनको हम लोग कैथोड और एनोड में बांटते हैं। ये कैथोड की तरफ मूव करना पसंद करता है, जबकि एनोड की तरफ आपका जाना पसंद नहीं करता। अब कैथोड एनोड क्या है, आप लोग तो सब तेज हैं, आराम से बता देंगे। कैथोड प्लस को बोलते हैं या माइनस को, हम आप लोगों पर छोड़ देते हैं। क्वेश्चन और एक दिन बताए थे कि कालाजार जो है ना वो किस डॉक्टर ने खोजा था, सॉरी किस डॉक्टर, कौन सा डॉक्टर है भारत का जो सबसे नामी है, खास करके वो बिहार के डॉक्टर हैं। तो कुछ एक बच्चों ने जो है ना वो आपका सही उसका क्या बताए, जवाब बताए, सीपी ठाकुर है ना। अभी वो भाजपा के सांसद माने राज्यसभा के सांसद माने हैं, और वो जो है ना आपका उनको पद्मश्री मिला था इसके लिए। नेक्स्ट बात करते हैं जियोटैक्सिस या जियोट्रॉपिक। यहाँ पर देखिए गैल्वेनोटैक्सिस में हम आपको बताए थे कि अमीबा जो है कैथोड की तरफ जब वीक इलेक्ट्रिक रहेगा फील्ड तो मूव करना पसंद करेगा। कैथोड प्लस की माइनस, प्लस की माइनस, कोई बच्चा उतार थोड़ी दे सकता है।
आप देखना है इसको, कैथोड या एनोड पढ़ना है डिटेल से, ठीक है। कैथोड मतलब छोड़ देते हैं, बच्चा बताएगा तो। नेक्स्ट बात करते हैं जियोटैक्सिस या जियोट्रॉपिक। जियोटैक्सिस या जियोट्रॉपिक में जो है ना ग्रेविटी के लिए मूवमेंट होता है। अमीबा समांतर पॉजिटिव जियोट्रॉपिक दिखाता है, मतलब कि अर्थ के ग्रेविटी के तरफ ये मूव करता है, इसलिए इसको जब हम पानी में छोड़ देते हैं तो समांतर ये क्या होता है, बॉटम की तरफ आपका मूव करके सेटल कर जाता है, मतलब उसके तरफ मूव कर जाता है अगर उसको डिस्टर्ब किया जाए। अमीबा अगर किसी पानी में है और उसको डिस्टर्ब किया जाए तो अमीबा कहाँ भागता है, किधर किधर मूव करता है, बॉटम की तरफ, मतलब पॉजिटिव जियोट्रॉपिक दिखाता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट अमीबा प्रोटियस जो है उसका रिप्रोडक्शन का बात करते हैं। समांतर अमीबा प्रोटियस जो होता है उसमें जो रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल टाइप का होता है, और ये जो एसेक्सुअल टाइप होता है वो आपका उसका मुख्य तरीका है, जिसमें हम देखते हैं अमीबा प्रोटियस का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो दो प्रकार से होता है, एक है बाइंडी फिजन और दूसरा है स्पोरुलेशन। बाइंडी फिजन के बारे में आपको पहले भी हम जब ये पढ़ा रहे थे, क्लासिफिकेशन शुरू करना था तो उसमें आपको इंट्रोडक्शन में बताए थे, बाइनरी फिजन मतलब दो हिस्सों में बढ़ जाता है, बराबर हिस्सों में, आप प्रत्येक हिस्सा क्या करेगा, नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। नेक्स्ट है स्पोरुलेशन, मतलब स्पोर बनेगा। सबसे पहले बाइंडी फिजन का बात करते हैं। बाइंडी फिजन जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उससे सिंपल फॉर्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का या रिप्रोडक्शन का नहीं हो सकता। ये आपका जो होता है सबसे कॉमन टाइप का रिप्रोडक्शन होता है बाइंडी फिजन, सबसे एक कॉमन टाइप का रिप्रोडक्शन है और सिंपल टाइप का रिप्रोडक्शन है अमीबा का। ये होता कब है, फेवरेबल कंडीशन में होता है। फेवरेबल कंडीशन है जुलाई से अक्टूबर, मतलब आपका वर्षा का ऋतु, वर्षा का ऋतु में होता है। नेक्स्ट, इसमें जो है ना आपका जो टेम्परेचर होता है वर्षा ऋतु में मॉडरेट होता है, ना ज्यादा ना कम, और सफिशिएंट फूड और वाटर होता है जो इसके बाइंडी फिजन के लिए आवश्यक होता है। तो आपको पहले भी बताए थे कि जो भी ऑर्गेनिज्म है समानता बाइंडी फिजन वो आपका फेवरेबल कंडीशन में करता है, और अमीबा का जो फेवरेबल कंडीशन है वो आपका कब होता है, वो वर्षा ऋतु होता है, रेनी सीजन होता है, और रेनी सीजन यहाँ पर कौन है, जुलाई से अक्टूबर तक। इसमें निम्नलिखित इवेंट्स होता है। सबसे पहले अमीबा जो होता है वो अपने आप को गोल बना लेता है, और गोल बनाने के लिए अमीबा क्या करता है, सीडोपोडिया को विड्रॉ करता है। दूसरा, ये आपका इलोंगेशन करता है न्यूक्लियस को, इलोंगेट बनाता है न्यूक्लियस को। और उसके बाद तीसरा जो होता है उसमें न्यूक्लियस जो होता है इसके बीच में कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, जहां से आपका इलोंगेट हुआ था उसके बीचों बीच जो है ना ये क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, दबने लगता है, और दबते हुए अंततः दो न्यूक्लियाई में बदल जाता है। प्रत्येक न्यूक्लियाई जो है वो आपका साइटोप्लाज्म के द्वारा गिर जाता है, और अंततः साइटोप्लाज्म भी बीच में कॉन्स्ट्रिक्शन के द्वारा दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाता है, और एक से अब दो क्या हो गया, आपको अमीबी मिल गया, दो आपका डॉटर अमीबी प्राप्त हो जाता है। तो बाइंडी फिजन जो है ना सबसे सिंपल में एक फिजन आपका रिप्रोडक्शन का तरीका है, और ये हमेशा ध्यान रखिएगा ये फेवरेबल कंडीशन में होता है, और इसमें जो होता है क्या होता है, ये सबसे कॉमन टाइप का सिंपल टाइप का रिप्रोडक्शन है। अब यहाँ पर जो है एक फिगर से हम आपको बताए हैं, फिगर जो है वो उसमें देख लीजिए, ये अमीबा था, अमीबा में ढेर सारा सीडोपोडिया था, मतलब कि वो एक्टिव था, सीडोपोडिया है इसका मतलब कि काफी एक्टिव है। उसके बाद वहां पर देखिए अमीबा सबसे पहले क्या करेगा, अपने सीडोपोडिया को विड्रॉ करेगा। विड्रॉ करने के कारण अमीबा जो है वो कैसा हो जाएगा, वो आपका गोलाकार हो जाएगा। उसके बाद उसका जो न्यूक्लियस है वो आपका इलोंगेट होने लगा है, देखिए इलोंगेशन होने के बाद अंततः उसका जो न्यूक्लियस है वो बीच में कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, देखिए दब रहा है बीच में, न्यूक्लियस जो है उसका वो क्या हो रहा है, बीच में देखिए दब रहा है, पहले इलोंगेट हुआ
पहले सबसे पहला घटना क्या होगा, अमीबा अपने आप को विड्रॉ करेगा, अपने सूडोपोडिया को हटाएगा। विड्रॉ करने के कारण अमीबा कैसा हो जाएगा, गोलाकार। उसके बाद उसका न्यूक्लियस जो है इलोंगेट किया, न्यूक्लियस में फिर कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन होने के कारण अंतर न्यूक्लियस दो भाग में बट गया। उसके बाद साइटोप्लाज्म में कॉन्स्ट्रिक्शन शुरू होगा और उसके बाद अंततः दो नया अमीबा या डॉक्टर अमीबी का निर्माण हो जाएगा। ये जो अमीबा है उसको बाइंडिंग फ्यूजन पूरा करने में करीब 20 से 30 मिनट लगता है। प्रत्येक 20 से 30 मिनट में अमीबा क्या करता है, अपनी संख्या को दुगना कर लेता है। यहाँ पर बाइंडिंग फ्यूजन जो है अमीबा में उसको देखना चाह रहे थे हम, डिफरेंट स्टेज को देख रहे थे। नेक्स्ट बात करते हैं, अब आते हैं स्पोरुलेशन इन अमीबा प्रोटियस। अमीबा जो होता है उसमें स्पोरुलेशन जो होता है सबसे पहले टेलर के द्वारा बताया गया था। स्पोरुलेशन सामान्यतः उसमें अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, मतलब उस कंडीशन में होता है जिस समय भोजन कम होता है, वाटर की कमी होती है और टेम्परेचर या तो काफी ज्यादा या काफी कम होता है। ये आपका निम्नलिखित रूप में होता है। सबसे पहले अमीबा अपने आप को इनएक्टिव बनाता है, मतलब कि राउंड करता है। उसका सीडोपोडिया आपका क्या होता है, विड्रॉ कर जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपका टूट जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटने के कारण जो क्रोमेटिन मटेरियल था, क्रोमेटिन ग्रैनुल्स के रूप में पीछे हम बताए थे, इसके मटेरियल को क्रोमेटिन ग्रैनुल्स कहते, वो आपका क्या होगा, निकल जाता है सब बाहर और साइटोप्लाज्म में आ जाता है। साइटोप्लाज्म में आने के बाद 2 या 3 या उससे अधिक ग्रुप में वो आपका नजर आता है और उसके चारों तरफ जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब बनने लगता है। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके बनने के कारण प्रत्येक जो आपका क्रोमेटिन ग्रुप है वो अंततः डॉटर न्यूक्लियाई में बदल जाता है। अब साइटोप्लाज्म जो है ना वो स्प्लिट कर जाता है। स्प्लिट करके साइटोप्लाज्म जो है प्रत्येक न्यूक्लियस को घेर लेता है। मतलब साइटोप्लाज्म जो आपका सब जगह था वो अब जहां तहां रह गया और कहां पर, खास करके उन क्षेत्रों को घेर लेता है जहां पर न्यूक्लियस है। अगर न्यूक्लियस की संख्या यहाँ पर मान लिए 1 से 4 बन गया तो साइटोप्लाज्म 4 हिस्सों में आपका क्या हुआ, स्प्लिट कर जाता है, डिवाइड हो जाता है और अलग अलग क्षेत्रों में मौजूद न्यूक्लियस को घेर लेता है। अब इसके बाद अंततः डॉक्टर अमीबा या अमीबुली का निर्माण हो जाता है। एक समान आपका जो अमीबा होता है उसमें एक बार स्पोरुलेशन के द्वारा करीब 200 से 300 जो है ना स्पोर्स बनते हैं या डॉक्टर अमीबुली का निर्माण होता है या अमीबा का निर्माण होता है। देखो डॉक्टर अमीबा को ही हम लोग अमीबुला कहते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर अमीबी जो है उसी को क्या कहा जाता है, अमीबुला, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अब जो है ना प्रत्येक डॉक्टर अमीबा जो है जो बना अभी उसके चारों तरफ अगर सिस्ट पाया जाता है तो वो स्पोर कहलाता है। सिस्ट बन जाए तो रचना क्या कराएगा, स्पोर कराएगा। अब ये स्पोर जो है आपका एडवर्स कंडीशन में बचने में मदद करता है, मतलब पेरिनेशन देता है। दूसरा डिस्पर्सल में मदद करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह फैलाव में मदद करता है। और अंततः जो है फिर क्या करता है, तीसरा इसका काम है कि जर्मिनेशन के द्वारा अमीबा का निर्माण कर देगा। अब जितना आपका स्पोर्स होगा अमीबा की संख्या उतनी हो जाएगी। ये जो सिस्ट है वो सामान्यतः डॉक्टर अमीबा का या अमीबुली का उस समय टूटता है जब कंडीशन आपका फेवरेबल हो जाए, मतलब खास करके वर्षा हो या पानी आ जाए। नेक्स्ट हम लोग शुरू करते हैं रीजनरेशन इन अमीबा। अमीबा में रीजनरेशन, अमीबा जो है ना रीजनरेशन में क्या करता है कि जो अपना लॉस्ट पार्ट है उसको बना लेता है, ठीक है। और वो जो प्रोटोजोन्स है जैसा कि अमीबा है, रीजनरेशन जो है ना वो एक तरह का मोड ऑफ क्या माना जाता है, रिप्रोडक्शन माना जाता है। क्यों? क्योंकि एक ही आपका सेल का है पूरा बॉडी, तो जब रीजनरेट करेगा वो अपने आप को तो क्या करेगा, सेल के टुकड़ों को पूरे सेल में बदल देगा, तो क्या होगा, नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो प्रोटोजोन्स में खास करके अमीबा में रीजनरेशन जो होता है
वो मोड, एक मोड है रिप्रोडक्शन का, प्लस लोअर आपका जो मेटाजोन्स है उसमें भी, जैसे अमीबा में के अलावा सॉरी हाइड्रा में भी जो रीजनरेशन होता है वो क्या करता है, रिप्रोडक्शन का एक तरीका होता है, फ्रेगमेंटेशन का एक तरीका होता है। तो अमीबा जो होता है उसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी काफी ज्यादा होता है। अगर अमीबा को कई टुकड़ों में काट दिया जाए और प्रत्येक जो टुकड़ा है उसमें कुछ क्रोमेटिन मटेरियल्स हो तो और साइटोप्लाज्म हो, तो क्या होता है, प्रत्येक जो आपका हिस्सा होता है वो अंततः डाउटर आपका अमीबुली में बदल जाता है। लेकिन केवल अगर जो है ना क्रोमेटिन ग्रैन्यूल्स हो या क्रोमेटिन मटेरियल हो या केवल जो है ना साइटोप्लाज्म हो तो उससे आपका डाउटर अमीबी का निर्माण नहीं होता है। डाउटर अमीबी का निर्माण होने के लिए क्या क्या चाहिए, दोनों चाहिए, साइटोप्लाज्म भी रहना चाहिए और न्यूक्लियस भी रहना चाहिए। ये हम लोग को यहाँ ध्यान रखना है कि अमीबा का निर्माण के लिए हमेशा क्या चाहिए, अमीबा के निर्माण के लिए क्रोमेटिन ग्रैन्यूल्स या क्रोमेटिन आपका मटेरियल जो है उसके साथ साथ साइटोप्लाज्म भी चाहिए उस हिस्से में जिससे नया अमीबा बन रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मेटाजोन जो होता है उसमें रीजनरेशन जो होता है सिंपली उसके लॉस्ट जो आपका बॉडी पार्ट है उसको बनाने को बोलते हैं या उसका निर्माण वो उससे पूरा करता है। तो अमीबा को हम लोग इमोर्टल कहते हैं, मतलब अमर। क्यों कहते हैं अमर भाई, आराम से बता दोगे कि ये आपका नेचुरल रूप में कभी भी नहीं मरेगा। आप देख लो कई टुकड़ों में बट गया, 200 से 300 टुकड़ों में बट गया, लेकिन अगर टुकड़ा में आपका क्या है, उसका साइटोप्लाज्म है, टुकड़ा में उसका क्या है, वो डीएनए है, क्रोमेटिन मटेरियल है, तो ये मान के चलिए कि ये क्या होगा, आपका नया अमीबा बना देगा। इसलिए इसको कहते हैं कि अमीबा इमोर्टल होता है, उसका नेचुरल डेथ नहीं होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते, अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना आपका कुछ फिगर था उससे देखे हैं कि अमीबा में स्पोरुलेशन कैसे होता है। देखो पेरेंट अमीबा है, सबसे पहले वो बिट ड्रा करेगा अपने सीटोपोडिया को, अपने को गोल बनाएगा। उसके बाद देखो उसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिजेनरेट कर जाएगा, टूट जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटने के कारण जो ग्रैन्यूल्स हैं उसमें जो आपको डॉट डॉट से नजर आ रहे होंगे वो सब अलग हो जाता है, साइटोप्लाज्म से गिर जाता है और आपका कई अमीबा का निर्माण कर देता है। देखिए बगल वाला में बना है, ये जो डाउटर न्यूक्लियाई है वो अंततः जो है ना स्पोर्स में बदल जाता है और ये जो आपका अमीबुली है डाउटर अमीबुली वो अंततः बदल गया किसमें, स्पोर्स में, कलावरण से गिर गया और उसके बाद अंततः उसका जो सेल मेम्ब्रेन होता है अमीबा का या बॉडी मेम्ब्रेन जिसको बोल रहे थे वो आपका रप्चर कर जाता है। तो सारे के सारे आपके जो अमीबुली हैं या डाउटर अमीबी हैं वो बाहर आ जाते हैं। आपका फेवरेबल कंडीशन होने पर अंततः वो क्या करते हैं, जर्मिनेट करके स्पोर से बाहर निकल के आपको नया अमीबा के रूप में नजर आते हैं। ये हम लोग फिगर में देख रहे थे, डिफरेंट स्टेजेस है। अब आगे बढ़ते, देखिए अमीबा जो है वो करीब समाप्त हो गया। आपको अब जो है एंट अमीबा देखना है। तो एंट अमीबा अगर हम देखते हैं तो ये आपका अमीबा के बाद दूसरा है रिप्रेजेंटेटिव किसका, अमीबॉइडल प्रोटिस्टंस का। एंट अमीबा जो है उसका स्पीशीज का नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिथिका। इसको सबसे पहले खोजा गया था लैम्बल साहब के द्वारा और इसके पैथोजेनिसिटी को सबसे पहले लॉज के द्वारा देखा गया था। ये कॉस्मोपॉलिटन होता है डिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब कि वर्ल्ड वाइड पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल कंट्री में पाया जाता है, जैसे कि इंडिया है, चाइना है, मैक्सिको है, अफ्रीका है। उन मतलब जो आपके थोड़ा नमी और गर्मी वाले क्षेत्र जो हैं देश हैं उन रीजनों में ज्यादा पाया जाता है। इसका हैबिट और हैबिटेट देख लेते हैं। ये मोनोजेनेटिक होता है, इंडो पैरासाइट्स होता है, केवल एक ही ऑर्गेनिज्म में अपना लाइफ साइकिल पूरा कर लेता है और ये कैसा होता है, इंडो पैरासिटिक होता है।
ये आपका म्यूकोसा में और सब म्यूकोसा में पाया जाता है सामान्यतः। कहाँ पर? तो आपके कोलन रीजन में, जो बड़ी आंत है ना उसके जो कोलोन है उस रीजन में ये पाया जाता है। इस रूप में इंडोपारासाइट्स के रूप में। इसका फूड और फीडिंग का बात करो तो इसका जो फूड और फीडिंग है वो क्या करता है, ये म्यूकस को खाता है, सेल डेब्रिस को खाता है, और तो और जो ब्लड में आरबीसी है उसको भी ये आपका क्या करता है, खाता है, यूज करता है भोजन के रूप में। स्ट्रक्चर का बात करते हैं। सामान्यतः स्ट्रक्चर में ये 3 फॉर्म में पाया जाता है, ट्रोपोजॉइड फॉर्म, प्रीसिस्टिक फॉर्म और सिस्टिक फॉर्म। सबका फिगर देख लेंगे पहले, ठीक है? तो फिगर देखते हैं थोड़ा सा, आपको फिगर में हम आपको दिखा देते हैं। ये आपका ट्रोपोजॉइड फॉर्म है। फिर से हम आपको थोड़ा सा पीछे आते, देखो आपको फिर से बोल रहे हैं, अमीबा जो है वो 3 रूपों में पाया जाता है। कौन अमीबा? एंट अमीबा। हाँ, एंट अमीबा 3 रूपों में पाया जाता है। एक है ट्रोपोजॉइड फॉर्म, दूसरा है प्रीसिस्टिक फॉर्म और तीसरा है सिस्टिक फॉर्म। ये जो आपका ट्रोपोजॉइड फॉर्म है, जिसको हम लोग मैग्नम फॉर्म भी बोलते हैं, इसको सबसे पहले देखते हैं, ठीक है? इसमें हम आ जाते हैं ट्रोपोजॉइड फॉर्म में। ट्रोपोजॉइड फॉर्म में आप देख रहे होंगे सीडोपोडियम है, फुल वैक्यूल भी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इंडोप्लाज्म है, इक्टोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, सब कुछ नॉर्मल है, अमीबा जैसा ही है जैसा वहां पर हम देखे थे, लेकिन इसमें सीडोपोडियम है। दूसरा जो फॉर्म है आप उसमें आ जाइए। सेकंड जो आपका फॉर्म है, ये जो देख रहे हैं ना हम, वो आपका न्यूक्लियस का स्थिति देख रहे हैं इसका, किसका? ट्रोपोजॉइड्स का। उसमें आपका देख लो क्रोमैटिन ग्रैन्यूल्स हैं और बीच में कैरियोसोम होता है या इंडोसोम होता है, बॉडी, एक डार्क बॉडी, और वो लाइनिंग फाइबर्स के द्वारा देखो वो जुड़ा हुआ है किसके साथ? कैरियोसोम के साथ। तो कैरियोसोम के साथ क्रोमैटिन जो ग्रैन्यूल्स होता है, जो डीएनए प्रोटीन का बना होता है, वो आपका क्या है, जुड़ा हुआ रहता है लाइनिंग फाइबर्स के द्वारा। ये न्यूक्लियस का बात है, ट्रोपोजॉइड्स का बात कर रहे थे उसमें। नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो है प्रीसिस्टिक फॉर्म। ये जो प्रीसिस्टिक फॉर्म होता है उसमें न्यूक्लियस जो है आपका बीच में है, सीडोपोडिया जो है ना थोड़ा कम हो जाता है, और वो जो आपका इंडोप्लाज्म इक्टोप्लाज्म का बात है वो देखो थोड़ा कम हो गया है, डिफरेंशिएशन जो है ना साइटोप्लाज्म का कम हो जाता है। तो ये जो है ना तीसरा है आपका सिस्टिक फॉर्म। सिस्टिक फॉर्म में क्या होता है? सिस्ट बन जाता है, सिस्ट बन जाता है, न्यूक्लियस जो है ना वो आपका देखिए फिर डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर ग्लाइकोजन मास आपको नजर आ रहा है, प्लस क्रोमेटिन जो है ना बॉडी नजर आ रहा है, क्रोमेटिन बॉडी नजर आएगा यहाँ पर। क्रोमेटिन बॉडी आपको देख लो 2 नजर आ रहा है। तो यहाँ पर जो है ना डिवीजन शुरू हो गया और अंततः ये आपका 3 फॉर्म में खुद पाया जाता है। जो सिस्टिक फॉर्म होता है वो 3 फॉर्म में पाया जा सकता है। एक है यूनिन्यूक्लिएटेड सिस्ट के रूप में, दूसरा है बाइन्यूक्लिएटेड सिस्ट के रूप में, और तीसरा है क्वाड्न्यूक्लिएटेड सिस्ट के रूप में। मतलब न्यूक्लियस आपका 4 हो गया। एक ही न्यूक्लियस से जो है ना वो न्यूक्लियस डिवीजन होके बन जाता है 4। तो या तो एक न्यूक्लियस हो सकता है सिस्टिक फॉर्म में, या 2 न्यूक्लियस हो सकता है, या 4 न्यूक्लियस। तो ये हम लोग पढ़ रहे थे या देख रहे थे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का 3 फॉर्म। कौन कौन? एक था आपका ट्रोपोजॉइड, दूसरा था प्रीसिस्टिक और तीसरा था सिस्टिक। अब हम लोग थोड़ा सा ट्रोपोजॉइड फॉर्म को देख लेते हैं, ठीक है? ट्रोपोजॉइड फॉर्म को थोड़ा सा देखें। इसमें हम आपको बताएं ट्रोपोजॉइड फॉर्म को मैग्ना फॉर्म भी कहते हैं। इस समय जो है ना एंट अमीबा काफी तेजी से ग्रो करता है और काफी खाता है। ग्रोइंग फॉर्म है और फीडिंग फॉर्म है, ये ध्यान रखिएगा, फीडिंग और ग्रोइंग फॉर्म है। इसमें जो कलर होता है लाइट ग्रीन हो जाता है, और इसका जो शेप होता है वेरिएबल होता है, लेकिन समानता ओवॉइड होता है, समान रूप से वो ओवॉइड होता है। साइज जो इसका होता है वो आपका 15 से आपका करीब करीब 40 माइक्रोमीटर का, 15 to 40 माइक्रोमीटर का होता है डायमीटर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं
इसका जो बॉडी कवरिंग होता है वो थीन होता है तथा ट्रांसपेरेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रूप में। साइटोप्लाज्म जो होता है डिफरेंशिएटेड होता है, उसमें हम देखे थे बाहर की तरफ ए ग्रैनुलर इक्टोप्लाज्म और इनर की तरफ जो है ना क्या था, ए ग्रैनुलर इंडोप्लाज्म। फुल वैक्यूल जो होता है वो काफी होता है संख्या में और अलग अलग साइज का होता है, जिसमें आपका म्यूकस होता है, सेल डेब्रिस होता है और आरबीसी होता है। इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं पाया जाता। इंडोसोम या कैरियोसोम जो है ना वो सेंटर पे पाया जाता है, मतलब वो जो आपका न्यूक्लियस है जो रचना है वो कहाँ पाया जाता है, सेंटर पे पाया जाता है। क्रोमेटिन ग्रैन्यूल्स जो होता है वो पेरिफेरल होता है और इंडोसोम से वो आपका जुड़ा होता है किसके द्वारा, वो आपका फाइबर्स के द्वारा, लाइनिंग फाइबर जिसको बोलते हैं, और देखने में कुछ हद तक स्पोक ऑफ व्हील के रूप में नजर आता है। सीरोपोडियम जो होता है एक होता है, बड़ा होता है और उसका जो टिप होता है मतलब जो छोर होता है, अंतिम छोर जो होता है वो ब्लंट होता है। हाँ, यहाँ भी लोगोपोडिया होगा, ठीक है, लोगोपोडिया टाइप का है सीरोपोडियम। तो ये आपको हम जो है ना कुछ कैरेक्टर्स देख रहे थे किसका भाई, ट्रोपोजोइट्स का। अब समय नहीं है तो अगला